साथियों, आज पश्चिम एशिया से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। क्योंकि जिस ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य हमलों और अंतरराष्ट्रीय दबाव से कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, वही ईरान अब पहले से ज्यादा आक्रामक अंदाज में दुनिया के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह दावा कोई ईरानी मीडिया नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN अपनी रिपोर्ट में साफ कह रहा है कि ईरान ने पिछले युद्ध में जितना नुकसान झेला था, लगभग उतनी ही तेजी से उसने अपनी सैन्य ताकत दोबारा तैयार कर ली है। यानी जिस जंग को अमेरिका और इजराइल अपनी सफलता मान रहे थे, उसी जंग ने ईरान को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। अब तेहरान से जो संकेत आ रहे हैं, वे साफ बताते हैं कि ईरान अगले दौर की तैयारी में जुट चुका है। हथियारों की फैक्ट्रियां लगातार चल रही हैं, ड्रोन प्रोग्राम तेज कर दिए गए हैं, मिसाइल सिस्टम अपग्रेड किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, ईरान अब सिर्फ पुराने हथियार वापस नहीं बना रहा, बल्कि नई टेक्नोलॉजी के साथ नए वर्जन तैयार कर रहा है। शाहिद ड्रोन, जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने देखा, अब उनके और ज्यादा एडवांस मॉडल बनाए जा रहे हैं। छोटे, सस्ते, लेकिन बेहद घातक, यानी कम लागत में ज्यादा तबाही। और यही चीज अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। दरअसल युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता, युद्ध प्रयोगशालाओं में भी लड़ा जाता है। हर मिसाइल, हर ड्रोन, हर हमला सेना के लिए एक टेस्ट बन जाता है। कौन सा हथियार कितना असर कर रहा है, कौन सी तकनीक दुश्मन की एयर डिफेंस को तोड़ रही है, कौन सा हमला ज्यादा सफल साबित हो रहा है, यह सब युद्ध के दौरान लगातार परखा जाता है। और फिर उसी अनुभव के आधार पर अगले दौर के हथियार बनाए जाते हैं। ईरान ने भी यही किया। पिछले संघर्ष के दौरान उसने अपने सैन्य सिस्टम को केवल इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हर चीज को बारीकी से परखा, और अब उसी अनुभव के आधार पर वह अपने हथियारों को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी सैन्य इंडस्ट्री को पूरी तरह युद्धकालीन मोड में डाल दिया है। दिन रात उत्पादन जारी है, वैज्ञानिक लगातार नए सिस्टम पर काम कर रहे हैं, और अगर यही रफ्तार बनी रही तो अगले 6 महीनों में ईरान अपनी पूरी सैन्य रिकवरी कर सकता है। यानी अमेरिका और इजराइल जिस नुकसान को अपनी बड़ी उपलब्धि समझ रहे थे, वह नुकसान शायद अब ईरान की नई ताकत बनता जा रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान ने इतनी तेजी से रिकवरी कैसे शुरू कर दी। इसका जवाब ईरान की रणनीति में छिपा हुआ है। सीज फायर के बाद दुनिया को लगा था कि ईरान अपने टूटे हुए शहरों को दोबारा खड़ा करेगा, अस्पताल बनाएगा, यूनिवर्सिटीज ठीक करेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। तेहरान में जिन पुलों और इमारतों को नुकसान पहुंचा, उनमें सिर्फ जरूरी मरम्मत की जा रही है, बाकी पूरा फोकस हथियारों पर लगा दिया गया है। क्योंकि ईरान की सोच साफ है, अगर हथियार मजबूत रहेंगे तो शहर फिर से बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर हथियार कमजोर पड़ गए तो शहर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। यानी इस वक्त ईरान की प्राथमिकता सिर्फ एक है, सैन्य ताकत। और यही वजह है कि ईरान की फैक्ट्रियां इस समय 24 घंटे काम कर रही हैं। जंग ने ईरान की रफ्तार को बदल दिया है। सामान्य हालात में जो काम महीनों में होता, वही अब दिनों में होता है, रहा है। जैसे किसी इंसान के पीछे अचानक खतरा पड़ जाए तो उसकी दौड़ने की स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही इस वक्त ईरान काम कर रहा है। अब बात उस मुद्दे की जिसने अमेरिका और पश्चिमी देशों की सबसे ज्यादा नींद उड़ा रखी है, एनरिच्ड यूरेनियम। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अब साफ शब्दों में आदेश जारी कर दिया है कि देश का समृद्ध यूरेनियम किसी भी कीमत पर विदेश नहीं भेजा जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था कि ईरान अपना यूरेनियम स्टॉक बाहर भेज दे, लेकिन अब ईरानी नेतृत्व ने इस पर अंतिम रेखा खींच दी है। मुस्तफा खामेनेई ने साफ कहा है कि जो चीज अमेरिका युद्ध में हासिल नहीं कर पाया, वह बातचीत की मेज पर भी हासिल नहीं कर पाएगा। यानी अब ईरान इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई देता। और सबसे दिलचस्प बात, ईरान की जनता भी इस फैसले के साथ पूरी तरह खड़ी दिखाई देती है। तेहरान की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार के समर्थन में। अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक ऐसी कोई बड़ी रिपोर्ट सामने नहीं आई जिसमें ईरान के भीतर बड़े स्तर पर
सरकार विरोधी आंदोलन दिखाई दिया हो, यानी जिस अंदरूनी बगावत का सपना अमेरिका देख रहा था, वह सपना फिलहाल जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देता। अब यहां एक अहम बात समझनी जरूरी है। अमेरिका बार बार आरोप लगाता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन आज तक कोई अमेरिकी एजेंसी पुख्ता सबूतों के साथ यह साबित नहीं कर पाई कि ईरान सीधे तौर पर परमाणु बम तैयार कर रहा है। यह जरूर है कि ईरान के पास करीब 60% तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है, और विशेषज्ञों के मुताबिक अगर किसी देश को परमाणु हथियार बनाना हो तो उसे लगभग 90% तक समृद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है। अब सवाल उठता है कि यह एनरिचमेंट आखिर होता क्या है? दरअसल यूरेनियम को अलग अलग स्तर तक शुद्ध किया जाता है। कम स्तर का यूरेनियम बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है, उससे ऊपर का स्तर वैज्ञानिक और औद्योगिक जरूरतों के लिए काम आता है। लेकिन जब यह शुद्धता 90% के आसपास पहुंच जाती है, तब उससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान के यूरेनियम स्टॉक को लेकर लगातार दबाव बनाते रहे हैं। हालांकि ईरान लगातार यही कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक उपयोग के लिए है। यहां तक कि ईरानी धार्मिक नेतृत्व कई बार फतवा जारी करके भी कह चुका है कि परमाणु हथियार इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान यह भी साफ कर चुका है कि वह अपना समृद्ध यूरेनियम किसी को नहीं सौंपेगा। उसके लिए यह केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और रणनीतिक सुरक्षा का प्रतीक है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर देखें तो मामला और ज्यादा गंभीर दिखाई देता है, क्योंकि आज की तारीख में रूस और चीन दोनों खुलकर ईरान के साथ दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरानी ड्रोन रूस के लिए बेहद उपयोगी साबित हुए। वहीं चीन लगातार पश्चिमी दबाव के खिलाफ ईरान का समर्थन करता रहा है। हाल ही में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की रूस और चीन के नेताओं के साथ मुलाकातों ने यह साफ कर दिया कि तीनों देशों के बीच रणनीतिक तालमेल लगातार मजबूत हो रहा है। यानी दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ चीन, रूस और अब ज्यादा आक्रामक होता ईरान। और इसी बीच अब हॉर्मुज जलमरुमध्य से जो खबर आई है उसने अमेरिका की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि अब ओमान का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। पहले ओमान इस बात के खिलाफ था कि हॉर्मुज क्षेत्र में किसी तरह का टोल या शुल्क लगाया जाए, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान मिलकर एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। सीधे टोल टैक्स शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन अलग अलग शुल्क और फंड के जरिए नई व्यवस्था बनाई जाएगी। यानी तकनीकी तौर पर इसे दूसरे नाम दिए जाएंगे, लेकिन फायदा दोनों देशों को होगा और सबसे बड़ा हिस्सा ईरान को मिलने की संभावना बताई जा रही है। दरअसल ओमान पहले अमेरिकी दबाव में था, लेकिन अब उसे भी समझ में आने लगा है कि क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ईरान का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और होर्मुज से मिलने वाले आर्थिक फायदे को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। यही वजह है कि अब ओमान धीरे धीरे ईरान के साथ कदम मिलाता दिखाई दे रहा है। और जरा सोचिए, दुनिया के तेल व्यापार का इतना बड़ा हिस्सा जिस रास्ते से गुजरता हो, अगर वहां ईरान की पकड़ मजबूत हो जाए तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक बाजार तक सब प्रभावित होंगे। यही वजह है कि वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मामला अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन का नहीं रहा, मामला अब ग्लोबल कंट्रोल का बनता जा रहा है। अगर ईरान हॉर्मुज पर अपना प्रभाव मजबूत करता है, रूस और चीन के साथ गठजोड़ और गहरा करता है और साथ ही अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने से इनकार करता है, तो आने वाले वर्षों में पश्चिम एशिया का पूरा शक्ति संतुलन बदल सकता है।